अल्लाह अकबर के नारे के साथ हुई छुराबाजी में सैकड़ों लोग घायल हुए। मोन्फामेट के पास एक यात्री को हैंडगन से मारने की धमकी दी गई और फ्रांस में चर्च में हुए हमले में एक महिला का सिर काटा गया और दो लोगों की जान ली गई। ये सारी खौफनाक खबरें फ्रांस वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड के बीच चल रही वॉर से आ रही है। और आगे ये वॉर कितना भीषण रूप ले सकती है या फिर कितना खतरनाक रूप ले सकती है, ये कोई नहीं बता सकता। नमस्ते, मेरा नाम गौतम पटेल है और एक जियोपॉलिटिकल इवेंट का बुलेटिन गोल्डन ग्लोब है। आज के गोल्डन ग्लोब के एपिसोड में फ्रांस वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड के चलते फ्रांस में फैली हुई अराजकता, इंडिया का क्या रिएक्शन है इस पूरे इंसिडेंट में, और बॉयकॉट फ्रांस मूवमेंट क्या है, इसी की बात होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वॉर कैसे, कब और क्यों स्टार्ट हुई। फ्रांस में एक बहुत ही पुरानी मैगजीन है चार्ली हेब्दो। इस चार्ली हेब्दो ने 2015 में मोहम्मद पैगंबर के बारे में एक कंट्रोवर्शियल कार्टून पब्लिश किया था अपनी मैगजीन में, और इसके चलते इस चार्ली हेब्दो की ऑफिस में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। इसी कंट्रोवर्शियल कार्टून को एक पेटी नाम के शिक्षक ने अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए इस कार्टून का यूज किया, और इसको मद्देनजर रखते हुए एक चेचन मुल्क के रशियन रेफ्यूजी लड़के ने जाहिर में इस पेटी नाम के शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस शिक्षक के समर्थन में फ्रांस में रैलियां निकाली गई और उसमें इस कंट्रोवर्शियल कार्टून का फिर से इस्तेमाल किया गया। और इस सारे इंसिडेंट पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया। उसने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से इस्लाम खतरे में है। यही स्टेटमेंट सामने आने के बाद पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फ्रांस के खिलाफ एक नफरत सी फैल गई। और इसी बीच टर्किश प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पर एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि मैक्रोन को दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। फ्रांस इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत ही तिलमिला गया। उसने टर्की में से अपना राजदूत, अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया, और इसको काउंटर करने के लिए टर्की ने पूरे दुनिया में, स्पेशली इन इस्लामिक वर्ल्ड, एक बॉयकॉट फ्रांस की मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और ऑब्वियसली जहां पर टर्की होगा वहां पर पाकिस्तान की एंट्री टर्की के समर्थन में होगी ही होगी। तो पाकिस्तान ने अपने संसद जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया कि फ्रांस से अपने राजदूत, अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद पाकिस्तान को पता चला कि फ्रांस में अपना कोई राजदूत यानी कि एम्बेसडर है ही नहीं। इनका अलग ही सीन चल रहा है। इसके बाद इमरान खान ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस्लाम पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे वाक्य में, इस पूरे इंसिडेंट में एक टर्म आपने सुनी होगी, बॉयकॉट फ्रांस। तो बॉयकॉट फ्रांस है क्या? कुवैत, कतार और जॉर्डन की कुछ दुकानों से फ्रांस के सामान को हटा दिया गया। बांग्लादेश की सड़कों पर हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे, और कुछ ऐसा ही हाल इराक, लीबिया और सीरिया में भी देखा गया। फ्रांस का एक्सपोर्ट मेनली 4 चीजों पर डिपेंड करता है: एरोप्लेन और डिफेंस वेपन्स, दूसरा है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट यानी कि ऑटो सेक्टर, तीसरा कृषि क्षेत्र से जुड़े सामान, और चौथा फैशन एंड लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत के सुपरमार्केट में लॉरियल ब्रांड के कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की अलमारी खाली पड़ी थी। लॉरियल एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड है और अपने ब्यूटी प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को मिलाकर लॉरियल और अदर फ्रांसीसी फैशन ब्रांड का टोटल बिजनेस ओनली 2% है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट पर बॉयकॉट फ्रांस का कोई भी असर ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादनों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फ्रांस गेहूं का करता है, और मुस्लिम देशों में, और स्पेशली मुस्लिम देशों में गेहूं का सिर्फ 3% ही जाता है। तो एग्रीकल्चरल फील्ड पर भी बॉयकॉट फ्रांस का कुछ खास असर नहीं होने वाला। और इसके अलावा फ्रांस वाइन भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मुस्लिम देशों में वाइन की खपत उतनी ज्यादा नहीं है। एंड लास्ट, डिफेंस सेक्टर में फ्रांस रफाल जैसे लड़ाकू विमान टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और ईरान जैसे कंट्री को बेचता है। अगर बॉयकॉट फ्रांस की मूवमेंट एक्चुअली में पॉसिबल हो पाई, और जिस पैमाने पर बॉयकॉट फ्रांस चल रहा है, और वो सक्सेसफुल हो पाया, तो फ्रांस के डिफेंस सेक्टर को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट फ्रांस के डिफेंस वेपन्स यूज करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश आपस में ही लड़ने में बिजी है। सऊदी की टर्की और ईरान से नहीं बनती, ईरान की टर्की से नहीं बनती, और ऐसा ही सब। और ये पूरी सिचुएशन हमने आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान के जंग में देखी थी, जिस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट एक दूसरे के खिलाफ था। तो फ्रांस के सारे डिफेंस वेपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उनसे ज्यादा वेपन्स उसके दुश्मन देश के पास। फ्रांस के डिफेंस सेक्टर पर, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि बॉयकॉट फ्रांस का असर शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट को फ्रांस के डिफेंस वेपन्स की जरूरत है। लेकिन किसी भी देश के खिलाफ अगर इतने भारी पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है,
तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उसे इम्पैक्ट तो करेगा ही। और फ्रांस के और लॉन्ग टाइम और इसके लॉन्ग टाइम रिजल्ट फ्रांस की सेक्युलर छवि को भी खराब कर। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था बॉयकॉट फ्रांस मूवमेंट का। अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशन फ्रांस में क्या है। फ्रांस के व्यंग्य यानी कि कटाक्ष अखबार चार्ली हेब्दो में पब्लिश हुए कंट्रोवर्शियल कार्टून एंड रिसेंटली इस कार्टून के मुद्दे पर एक शिक्षक की हत्या पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया में फैला हुआ रोष और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। फ्रांस के नीस शहर में गुरुवार को हाथ में छुरा लेकर चर्च में घुसकर एक हमलावर ने एक महिला का सिर काट दिया और अन्य 3 लोगों की भी हत्या कर दी। इस हमलावर ने इसके बाद भी छुरेबाजी चालू रखी और कई सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस हमलावर को गोली मारकर पकड़ लिया। नीस यानी कि वो शहर जहां पर नोत्रेडेम कैथीड्रल चर्च में यह हमला हुआ। इस शहर के मेयर क्रिश्चियन इस्ट्रोसी ने इस हमले को इस्लामो फ्रांसिस हमले के रूप में गिना। फ्रांस के एंटी टेरर इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घटना की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार करने के बाद भी वो हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। पुलिस ने कहा कि इस हमले में 3 लोगों की जान गई और अन्य लोग और कई सैकड़ों लोग घायल। इस घटना के बाद फ्रांसिस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खुद नीस शहर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स ने देश में टेरर अटैक के चलते नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। नीस में इस हमले के कुछ ही घंटों बाद साउथ फ्रांस के एविग्वन शहर के नजदीक मोन्फावेट में एक व्यक्ति ने अल्लाह अकबर के नारे के साथ एक यात्री को हैंडगन से जान से मारने की धमकी देने पुलिस ने इस हमलावर को गोली मार दी थी। गुरुवार को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में एक सऊदी नागरिक ने चाकू लेकर फ्रांस के दूतावास पर हमला किया। इसमें एम्बेसी के सिक्योरिटी गार्ड को चोट पहुंची थी। यह लड़ाई भीषण तब हुई जब अक्टूबर के शुरुआत में एक स्टूडेंट ने एक टीचर को कंट्रोवर्शियल कार्टून दिखाने पर जाहिर में गला काटकर उसकी हत्या कर दी। चेचेन मूल के एक रशियन रेफ्यूजी लड़के ने पेटी नाम के शिक्षक का जाहिर में गला काट दिया था और इसके बाद हमलावर ने कहा कि वो पेटी को सजा देना चाहता था। इस मृत शिक्षक के समर्थन में पूरे फ्रांस में रैलियां निकाली गई और ऐसे ही कंट्रोवर्शियल कार्टून इस रैली में इस्तेमाल किए और इस पूरे इंसिडेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया। दूसरी तरफ फ्रांस के मुस्लिमों ने इस हमले की निंदा की और ईद का जश्न भी रद्द किया। फ्रांस की मुस्लिम काउंसिल ने चर्च पर हुए हमले की आलोचना की। काउंसिल के प्रतिनिधि ने कहा कि हम मृतकों के परिवार के साथ शोक मनाएंगे और फ्रांस के तमाम मुस्लिमों को इस शोक के चलते ईद का जश्न ना मनाने की अपील की थी। तो फ्रांस की मुस्लिम काउंसिल तो फ्रांस के साथ। अब बात करते हैं दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए हैं इस हमले के चलते। तो सबसे पहले जब फ्रांस अकेला लड़ रहा था पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से, तब सबसे पहले ओपनली इंडिया सामने आया। इंडिया के फॉरेन डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली प्रेस नोट जारी करके फ्रांस का समर्थन किया और यही चीज दिखाती है कि फ्रांस और इंडिया के बीच रिश्ते कितने मजबूत है। जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी। पूरी दुनिया इंडिया पर सैंक्शंस लगा रही थी। उस वक्त ओपनली फ्रांस सामने आया था और उसने ओपनली कहा कि इंडिया को अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा अधिकार है, उन्हें खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जब पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी तब फ्रांस ओपनली सामने आया था। चाहे कोई भी मुद्दा हो, कश्मीर पाकिस्तान का हो, वो इंडिया चाइना का हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का मुद्दा हो, फ्रांस हमेशा से ही इंडिया के समर्थन में ओपनली सामने आया है। तो अब इंडिया ने इस उपकार का बदला भी ऑफिशियली सबसे पहले ओपनली सामने आकर एक प्रेस नोट जारी करके दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीस में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि मैं आज फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले को और रिसेंटली कई हुए हमले की निंदा करता हूं। फ्रांस की जनता और पीड़ितों के परिवार को दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने पर पाकिस्तान और टर्की ने फ्रांस के प्रेसिडेंट की कड़ी आलोचना की थी, जबकि इसको काउंटर करते हुए भारत ने पाकिस्तान और टर्की द्वारा की गई आलोचना की निंदा की थी। तो कुल मिलाकर इस जंग में इंडिया ओपनली फ्रांस के साथ खड़ा। दूसरी तरफ इस हमले की निंदा करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन फ्रांस के लोगों के साथ खड़ा है। इस जंगली हमले से उन्हें बहुत ही धक्का लगा है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मैं नीस शहर के कैथोलिक समुदाय के शोक में शामिल होता हूं। दूसरी तरफ नाटो के चीफ जेन्स स्टोलनबर्ग ने कहा कि नीस में हुए हमले की मैं निंदा करता हूं। हमारे समाज में नफरत की कोई जगह नहीं है। नाटो फ्रांस के साथ इस जंग में हमेशा खड़ा। दूसरी तरफ फॉर्मर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद महातिर का एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आया है।
उन्होंने ट्वीट किया कि इतिहास में हुए नरसंहार को लेकर मुस्लिमों को लाखों फ्रांसीसी लोगों की हत्या करने का अधिकार है। मोहम्मद माती ने फ्रांस के लोगों की हत्या को समर्थन देते हुए नंबर्स ऑफ ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि इतिहास में फ्रांस के लोगों ने करोड़ों लोगों की हत्या की थी, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। तो इसके चलते मुस्लिमों को लाखों फ्रांसीसी लोगों की हत्या करने का पूरा अधिकार। ये कहाँ की पॉलिटिक्स है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। 95 साल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री को आज से कंपेयर कर रहा है और हिस्ट्री में हुए नरसंहार की सजा आज के निर्दोष लोगों को देने की बात कर रहा है। ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिटलर के कर्मकांड की सजा आज के जर्मन्स को दी। ऑब्वियसली हम ऐसा स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि मलेशिया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और हमेशा टर्की के साथ खड़ा रहने वाला कंट्री। और ये सबके सामने ही है कि टर्की इस पूरे जंग में आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। तो आज के गोल्डन ग्लोब के एपिसोड में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर इंपॉर्टेंट ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।